ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है गृह और रेल मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा प्रेस ब्रीफिंग। नमस्कार। आज मैं आपके साथ जो कदम गृह मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के निवारण हेतु उठाए हैं, उनकी जानकारी साझा करूंगी। इस संदर्भ में मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि अगर आप पिछले सेंसस के फिगर्स देखें तो हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार हेतु माइग्रेट करते हैं। तो ये फिगर मैं बस आपके साथ शेयर करना चाहती थी। लॉकडाउन के ऑर्डर के पश्चात उभरती हुई परिस्थितियों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 27 मार्च को सारे स्टेट्स और यूटीज को एक एडवाइजरी निकाली, जिसमें उनको ये परामर्श दिया कि वे शीघ्रता से और संवेदनशीलता से तुरंत कदम उठाएं, जिससे कि जो प्रवासी मजदूरों की आवाजाही होने का अंदेशा है वो ना हो, और प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर्स, आश्रय का, भोजन का, खान पान का और सभी आवश्यक वस्तुओं का इंतजाम करें। 28 मार्च को एक स्पेसिफिक ऑर्डर द्वारा राज्यों को परमिट किया गया कि जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है उसके अंतर्गत वे रिलीफ शेल्टर और फूड इत्यादि का प्रबंध कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपके साथ पहले भी साझा किया है, 3 अप्रैल को 11,092 करोड़ से अधिक राशि स्टेट्स और यूटीज को रिलीज की गई। इसके साथ साथ एमएचए ने अपना एक 24/7 कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किया, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स उसको सुपरवाइज कर रहे थे और उनके साथ बाकी सभी मंत्रालयों के भी अधिकारीगण थे। स्टेट्स और यूटीज को भी एडवाइज किया गया कि वे अपने कंट्रोल रूम्स लगाएं और अपनी हेल्पलाइंस ऑपरेशनल करें और अपने नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट करें। 28 मार्च को और 30 मार्च को और एक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत 29 मार्च को भी ये ऑर्डर निकाला गया कि सारे स्टेट्स शेल्टर, फूड पैकेट्स, फूड ग्रेन्स, एसेंशियल आइटम्स और हेल्थ केयर का प्रबंध करेंगे हमारे प्रवासी श्रमिकों के लिए। उनको ये भी परामर्श दी गई कि जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं और रिलीफ कैंप्स के लोकेशंस हैं उसके बारे में जानकारी प्रवासी श्रमिकों के बीच फैलाएं। उनको ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो पैकेज है और जो रिलीफ मेजर्स वे और केंद्रीय सरकार ले रहे हैं उसके बारे में सबके बीच जागरूकता पैदा करें। जहां जरूरत है वहां परमानेंट कैंप्स के साथ साथ टेंटेड अकोमोडेशन भी लगाएं, जैसे कि हाईवेज पर। उनको ये भी कहा गया कि एक्शन ले, जिससे कि ट्रक्स या बाकी ट्रांसपोर्ट व्हीकल से अगर इलीगली गैर कानूनी ढंग से माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी एक्शन ले। एक बहुत जरूरी चीज 29 मार्च के ऑर्डर में ये थी कि जो जिलाधिकारी हैं और जो पुलिस अधीक्षक है उनकी जिम्मेदारी तय की गई कि वे इन सब आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 12 और 14 अप्रैल को स्थिति देखते हुए स्टेट्स और यूटीज को ये भी एडवाइस दी गई कि अगर कहीं अफवाहें फैल रही है तो उसको वो रोकें। कुछ अफवाहें मद्देनजर आई थी, जैसे कि खाने की कमी है या आवश्यक वस्तुओं की कमी है। ये सब की जो अफवाहें उसको रोकें और वो विशेष ध्यान दें कि जो हमारे रिलीफ शेल्टर्स है उसमें जितना भोजन की जरूरत हो वो उपलब्ध हो, सैनिटेशन वगैरह का वहां पे ध्यान रखा जाए। और इस पूरी मुहिम में उनको परामर्श दिया गया कि वो कम्युनिटी लीडर्स का भी सहयोग ले, वॉलंटियर्स का भी सहयोग ले और ट्रेन्ड काउंसलर्स का भी सहयोग ले। स्टेट्स और यूटीज ने मिलकर काफी रिलीफ कैंप्स सेटअप किए, बहुत लोगों के खाने की व्यवस्था की, बहुत लोगों के आश्रय की भी व्यवस्था की। उसके बाद लॉकडाउन के दूसरे चरण में कई आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई और इसके साथ साथ जिससे कि श्रमिकों को रोजगार मिले, एक 19 अप्रैल को ऑर्डर निकाला गया जिसके अंतर्गत माइग्रेंट्स का राज्य के भीतर कार्यस्थलों के लिए आवाजाही को अनुमोदित किया गया, उसकी अनुमति दी गई। 29 अप्रैल को ये देखते हुए कि प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों में भी जाना है, एक ऑर्डर द्वारा ये अनुमति दी गई कि वे अंतर्राज्यीय आवाजाही कर सकते हैं। 1 मई को इंटर स्टेट मूवमेंट प्रवासी श्रमिकों का ट्रेन द्वारा भी परमिशन दी गई और इसके लिए गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय और सभी स्टेट्स एंड यूटीज ने आपस में समन्वय स्थापित किया और हमारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चल पड़ी।
19 मई को एक और एसओपी निकाला गृह मंत्रालय ने, जिससे कि ये प्रक्रिया और भी सुगम हो जाए और भी स्पीड अप हो जाए। और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि रेलगाड़ियों की संख्या पर डे 200 से अधिक हो गई है और इसके बारे में अन्य डिटेल्स में चेयरमैन रेलवे बोर्ड अपनी टीम के साथ यहाँ है, वे शेयर करेंगे। हम एसओपीज तो निकाल ही रहे थे, पर साथ ही साथ स्थिति को देखते हुए स्टेट्स एंड यूटीज को एडवाइजरीज भी जारी कर रहे थे। हमने उनको परामर्श दिया कि अगर माइग्रेंट वर्कर्स वॉकिंग पाए जा रहे हैं तो उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको नियरेस्ट शेल्टर होम तक ले जाया जाए, उनके लिए भोजन आश्रय का प्रबंध किया जाए और जहां से वे बसेस बोर्ड कर सकते हैं या श्रमिक स्पेशल ट्रेन ले सकते हैं वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। हमने स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया कि वो प्रोएक्टिवली कोऑर्डिनेट करें और बसें और ट्रेन्स चलाएं और इस पूरे प्रोसेस में हमारे एमएचए के एरिया ऑफिसर्स और रेलवे मंत्रालय के भी ऑफिसर्स सब जुटे हुए थे। हमने जो जिला प्रशासन है और जो एनजीओज हैं उनका भी सहयोग लेने को बोला, जिससे कि जो हमारे परेशान श्रमिक हैं उनको गाइड कर सके और जो भी उनके मन में भ्रांति है उसको दूर कर सके। हमने अपने आदेश में ये भी कहा कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाए। और आज सबके सहयोग से 2600 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चल चुकी हैं। 35 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक इन ट्रेनों का उपयोग कर चुके हैं। रेलवेज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 1 जून से 200 रेगुलर ट्रेन भी चलाने का बंदोबस्त किया है और अभी तक 14 लाख से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। इंटरस्टेट बस मूवमेंट द्वारा भी 40 लाख माइग्रेंट वर्कर्स से ज्यादा यात्रा कर चुके हैं और आज एमएचए, रेलवे, स्टेट्स और यूटीज मिल करके इस पूरे प्रोसेस को और भी सुगम बनाने के लिए और भी फैसिलिटेट करने के लिए जुटा हुआ है। नमस्कार, मैं आपको जो इंडियन रेलवेज ने इनिशिएटिव्स लिए हैं ड्यूरिंग कोविड-19 उसके बारे में एक प्रस्तुति करूंगा। सबसे पहले जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बारे में जैसे पुण्या ने बताया कि 1 मई को भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ही ये निर्णय लिया कि जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको हम रेलों के द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएं और इसके लिए राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करके रेलवे ने अपने नोडल ऑफिसर से अपॉइंट किए, राज्य सरकारों ने अपने नोडल ऑफिसर से अपॉइंट किए और एक जो एलॉबरेट सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है, हाइजीन का प्रोटोकॉल है और स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल है, जिससे कि वो केवल एसिम्प्टोमेटिक लोग ही ट्रेवल करें और जो भी ट्रेवल करें वो फेस मास्क लगा के ट्रेवल करें। ये सब सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हमने 1 मई 2020 जो कि श्रमिक दिवस भी होता है उस दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की थी और भारतीय रेल ने ये भी इंतजाम किया कि भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन से अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो ट्रेन चलाने का हमने इंतजाम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे सारे जो जिला अधिकारी थे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जहां भी उनको जरूरत पड़ती है, जो भी रिक्वायरमेंट आती है वो अगर वो रेलवे को बताएं तो रेलवे जहां भी हमारा रेलवे स्टेशन है वहां से ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। तो एक तरह से एक राज्य सरकारों के साथ मिलके एक सहमति के साथ एक सिस्टम बनाया गया और इस सिस्टम के तहत श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से मेंटेन किया गया हर स्टेशन पे। ये आंकड़ा जो है, हमने जो 1 मई को ट्रेन चलाया था उस दिन केवल 4 ट्रेनें चली थी, 4000 यात्री चले थे और 20 मई को हमने सबसे ज्यादा ट्रेन चलाया 279 और करीब 4 लाख पैसेंजर 20 मई को ट्रेवल किए और अगर पिछले 4 दिन का अगर आप एवरेज आंकड़ा देखें तो करीब 260 यात्री ट्रेनें चलाई गई हैं एवरेज पिछले 4 दिनों में और करीब 3.5 लाख एवरेज यात्रियों ने 4 दिनों में ट्रेवल किया है और आज तक करीब 26 लाख से ज्यादा यात्री ट्रेवल कर चुके हैं और ये जो 26 लाख यात्री ट्रेवल किए हैं ये सूचीबद्ध तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं। इसके अलावा हमने जितने भी राज्य सरकारें हैं उनसे ये अनुरोध किया था कि अगर राज्य सरकार के अंदर सीमा में उनके किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अगर किसी श्रमिक को ट्रेवल करना है और वो हमें अगर रिक्वायरमेंट अपनी देंगे तो हम कम से कम समय में ट्रेन उपलब्ध कराएंगे। सो राज्यों के अंदर भी हमने ट्रेनें चलाई और उसमें करीब 10 लाख यात्रियों ने और ट्रेवल किया। तो इस तरह से ये जो आंकड़ा हमारा है करीब 45 लाख का आंकड़ा बनता है जो अभी तक ट्रेवल कर चुके हैं। जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन के डेस्टिनेशंस हैं, अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो इसमें यूपी और बिहार यहाँ के जो
माइग्रेंट लेबर हैं वो करीब 80% यात्रा उन्होंने इस 2 स्टेट से किया है और बाकी जो दूसरे स्टेट हैं वो भी इसमें दिख रहा है, मध्य प्रदेश, झारखंड और कुछ और भी स्टेट हैं। ज्यादा से ज्यादा जो यूपी और बिहार में गए हैं और 80% ट्रेन जो है यूपी और बिहार में गई हैं और इस वजह से कुछ जो यूपी बिहार के नेटवर्क हैं उसमें कुछ कंजेशन भी आ रहा था, लेकिन हमने एक तरह से पूरा 24 घंटे इसको मॉनिटर करके और कुछ टर्मिनल्स पे चूंकि ये एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है स्क्रीनिंग का, हेल्थ प्रोटोकॉल का, उस टर्मिनल में यात्रियों को उतारने में भी थोड़ी सी समय लग रहा था। उन सबको दुरुस्त करते हुए जो एक थोड़ा सा कंजेशन आया था उसको भी ठीक करके ये सुचारू रूप से ये श्रमिक स्पेशल गाड़ियां चल रही हैं। ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके और जो उनके पास इस समय एक रिक्वायरमेंट है उसको भारतीय रेल और राज्य सरकारें एक साथ मिलके अगले 10 दिनों के लिए एक शेड्यूल बनाया है। डेस्टिनेशन स्टेट का एक लिस्ट दिया है, एक ओरिजिनेटिंग स्टेट का लिस्ट दिया है। तो ओरिजिनेटिंग डेस्टिनेशन का एक मैट्रिक्स बना के अगले 10 दिनों में जो हमने ट्रेनें शेड्यूल करी हैं वो करीब 2600 ट्रेनें शेड्यूल करी हैं और उसमें जो हमने ये अनुमान लगाया है कि अगले 10 दिनों में 36 लाख पैसेंजर्स को हम ट्रेवल करा पाएंगे। और इसके अतिरिक्त हमने सारे राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि अगर उनकी राज्य की सीमा में कहीं से भी अगर उनको ट्रेन अरेंज करनी है वो हम तुरंत अरेंज कराएंगे। हम अपने सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हमने ट्रेन प्लेस करके रखी हुई है, एक तरह से रिक तैयार करके रखी है और जैसे ही हमको कोई रिक्वायरमेंट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से हम विद इन स्टेट भी ट्रेन चलाने को तैयारी करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से जो नेक्स्ट 10 दिन का जो मेरा एक प्रोजेक्टेड आंकड़ा है उसमें 36 लाख ये जो सूचीबद्ध तरीके से इंटर स्टेट ट्रेवल और करीब 10 से 12 लाख जो विद इन स्टेट हम ट्रेवल का आंकड़ा रख के चल रहे हैं। और ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो रेलवे ने व्यवस्था की हुई है इसके तहत जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वो जहां भी हैं उनको वहां से गंतव्य स्थान पहुंचाने के लिए रेलवे ने पूरी व्यवस्था की है और ये व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए। तो इस तरह से जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो समन्वय बना के भारतीय रेल ने व्यवस्था कर रखी है अगले 10 दिनों में काफी ये जो 36 लाख और 46 लाख श्रमिक भाइयों को हम उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचा पाएंगे। हमने 12 मई को कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई थी, 30 ट्रेन चलाई थी। उसमें जो अभी बुकिंग आ रही है करीब 97% की बुकिंग आ रही है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि सारे सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल हैं और जो स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल हैं उसमें हमने एक ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग का अरेंजमेंट लगाया है जिससे कि थर्मल कैमरे से वो पता चल जाता है अगर किसी भी यात्री का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो अपने आप फोटो के साथ इंगित कर देता है। तो इस तरह से सारे स्टेशनों पे हमने ये अरेंजमेंट कर रखे हैं और जिस तरह से एक नॉर्मलसी की तरह बात चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिस्टोर करने की जरूरत है और उसकी तरफ हमने 1 जून से 200 और ट्रेनों को चलाने का निर्णय किया है और जिसके लिए कि हमने बुकिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। शुरू में हमने बुकिंग शुरू करी थी केवल ऑनलाइन, फिर धीरे धीरे जैसे कि जरूरत महसूस हुई ऐसा हम लोगों को पता चला कि जो दूसरे श्रमिक भाई हैं या और लोग हैं कुछ ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। हमने सारे विंडोज खोलने का निर्णय लिया है, जितने भी बुकिंग काउंटर के विंडो हैं उनको खोला गया है। 1000 विंडो ऑलरेडी खुल चुके हैं और सारे जोनल रेलवेज को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से और ज्यादा विंडो खोलें। उसके बाद से हमने जो रेलवे एजेंट हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हैं, उन सबको ये अनुमति दे दी है कि वो करें और हमने ये भी अनुमति दे दी है कि जो हमारे रेलवे के 6000 से ज्यादा स्टेशन हैं वहां पे सब जगह जो रेलवे के स्टॉल्स हैं उसको भी खोल दिया जाए ताकि जो यात्री जर्नी करेंगे उनको दिक्कत होगी। ये एक एडवाइजरी ट्रेन पैसेंजर्स के लिए हमने दी है, इसको जगह जगह कोचेज पे डिस्प्ले किया, स्टेशन पे डिस्प्ले किया। हम उनको ये लीफलेट भी दे रहे हैं ताकि ये लोग अपना इस एडवाइजरी को फॉलो कर पाए। एक हमने ये कोविड केयर सेंटर के लिए कुछ कोचेज कन्वर्ट किए थे, 5000 कोचेज हमने तैयार किए हैं जिसमें करीब 80,000 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं और ये जो कोविड केयर सेंटर के कोचेज हैं इनको हमें जहां भी स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी वहां पे यूज करना है। अभी चूंकि ये कोचेज यूज में नहीं थे तो हमने निर्णय लिया कि उसमें करीब 50% कोचेज को हम श्रमिक स्पेशल की तरह भी यूज कर लें और 50% कोचेज को अभी भी हमने डिफरेंट जगहों पे रखा हुआ है कि जहां भी कोई इमरजेंसी आएगी तो यूज करेंगे। और ये कोविड कोच सेंटर ये भी जो श्रमिक स्पेशल में यूज हो रहे हैं, एक बार ये भी जरूरत पड़ेगी तो इसको वापस लाके इसको कोचिंग कोविड केयर सेंटर की तरह यूज किया जा सकता है। ये हमने करीब 5000 बेड्स
17 हॉस्पिटल्स हमने पूरा कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है, जो रेलवे के हॉस्पिटल हैं। उसमें मुंबई का जगजीवन राम हॉस्पिटल है, कलकत्ता में एक इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है, लखनऊ में एक इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है। तो इस तरह से करीब 17 हॉस्पिटल रेलवे के हमने इंडिपेंडेंट कोविड केयर हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है और 33 हॉस्पिटल जिसमें हम ब्लॉक्स को आइसोलेट कर सकते थे, उसको एक कोविड केयर ब्लॉक की तरह कन्वर्ट किया है। ये हमारा रेलवे का प्रयास है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एफर्ट्स चल रहे हैं कोविड केयर के लिए, उसमें हम अपना योगदान दे पाएं। ये क्वारंटाइन फैसिलिटी करीब 10,500 बेड्स हमने अपने डिफरेंट जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहां भी हम उसको स्पेयर कर सकते थे, ये भी एक हमारा एफर्ट है रेलवे का कि हम इसके लिए जो राज्य सरकारों के एफर्ट्स है उसमें हम इसको सप्लीमेंट कर पाएं। एसेंशियल कमोडिटीज 24 घंटे हम लोग इस पे मूवमेंट में काम कर रहे हैं। जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, चाहे फूड ग्रेन है, सॉल्ट है, ऑयल है, इस सबको मूवमेंट में हमने 24 घंटे काम किया। कोल, फर्टिलाइजर, जो कि पावर प्लांट्स के लिए कोल की जरूरत थी, उसको मूव किया। फूड ग्रेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम नॉर्मल फूड ग्रेन मूव करते थे, जैसे कि अगर हमने पिछले साल इसी पीरियड में जो मूव किया था, उससे करीब करीब दुगना फूड ग्रेन हमने इस समय मूव किया। उसके बाद से हमने एक ये नई पार्सल सर्विस शुरू करी और इसका मकसद यही था कि जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज हैं, मेडिसिन हैं, मेडिकल इक्विपमेंट हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल, मिल्क, इन सबको हम एक टाइम टेबल पार्सल ट्रेन की तरह मूव कर पाएं। सो ये एक रेलवे ने पहल की और ये कोशिश करी कि हम जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसको वहां पहुंचा पाएं। हमने जो कोविड के लिए जिन चीजों की जरूरत थी, पीपी की शुरू में देश में बहुत दिक्कत थी, तो भारतीय रेल ने एक ये पहल की और हमने अपने वर्कशॉप में खुद पीपी तैयार करना शुरू किया। 1,20,000 पीपी हम बना चुके हैं, करीब 4,000 डेली हम बना पा रहे हैं। मास्क हमने बहुत बड़े स्केल पे बनाया, सैनिटाइजर्स बनाए, हैंड सैनिटाइजर बनाए, जिसको कि हमने यूज किया अपने भारतीय रेल के कर्मचारियों के लिए और भारतीय रेल परिसर के आसपास जो जरूरतमंद लोग रह रहे हैं उनको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। जो भारतीय रेल परिसर के आसपास और भारतीय रेलवे स्टेशन के आसपास काफी लोग ऐसे हैं जिनको खाने की जरूरत थी, वो हमने पिछले 1 महीने में एक तरह से फ्री मील की व्यवस्था करी और 4.7 मिलियन फ्री मील्स अभी तक हमने दी। तो ये एक भारतीय रेल का प्रयास था कि कोविड केयर के लिए उसमें अपना भारतीय रेल योगदान दे। प्रवासी श्रमिक के लिए जो हम ट्रेन चला रहे हैं, वो राज्य सरकारों से समन्वय करके और जो उनकी रिक्वायरमेंट आ रही है उसके हिसाब से हम ट्रेनों को शेड्यूल कर रहे हैं। अगले 10 दिनों के लिए हमने ऑलरेडी ट्रेनें शेड्यूल कर रखी हैं और उसके बाद भी अगर कोई भी ट्रेन की जरूरत पड़ती है तो भारतीय रेल उसके लिए भी ट्रेन शेड्यूल करेगी। और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी जरूरत पड़े और भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन पे अगर उनको श्रमिक स्पेशल ट्रेन की जरूरत हो तो हम कम से कम समय पे उस स्टेशन से ट्रेन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमने अपने सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे इमरजेंसी रेक्स तैयार करके रखे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं और जो भारतीय रेल के अधिकारी हैं, दोनों के नोडल ऑफिसर्स 24 घंटे एक दूसरे के टच में बने रहते हैं और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है राज्य सरकारों की तरफ से, उस हिसाब से ट्रेनें शेड्यूल की जा रही हैं और उस हिसाब से ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं इस तरह का कोई कंफ्यूजन है और एक तरह से देखा जाए तो आगे के 1 हफ्ते का जो ट्रेन शेड्यूल है वो वर्कआउट करके रखते हैं और उस हिसाब से यात्री आके ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं और जो हमने स्टेशन पे देखा है कि काफी अच्छे तरीके से पैसेंजर्स आ रहे हैं और वो ट्रेनों में बैठ के जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमने अनरिजर्व्ड जर्नी बिल्कुल बंद कर दी है। जो लोग भी जाएंगे वो रिजर्व्ड एकोमोडेशन में जाएंगे और जिस ट्रेन में जितनी बर्थ होगी उतने ही लोग जाएंगे, कोई भी अनरिजर्व्ड सीट नहीं होगी। और सोशल डिस्टेंसिंग जहां तक आरएसी का सवाल है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन का सवाल है, इसमें हमने एन रूट टिकट बिल्कुल मना किया हुआ है। वो इसलिए मना किया है कि जो भी यात्री आएंगे वो स्टेशन पे हाइजीन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आएंगे और हमने एन रूट किसी को भी परमिट नहीं किया है और इसलिए पूरी संभावना इसमें रहती है कि आरएसी में जो सीट दी जाती है वो उनका कंफर्म हो जाएगा।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय पैसेंजर सर्विसेज बंद थी, अभी हमने शुरू किया है और जो फ्रेट मूवमेंट है वो भी जो इस समय कठिन परिस्थिति चल रही है और जैसा कि हमने कहा कि एसेंशियल कमोडिटीज स्पेशली फूड ग्रेन हमारा डबल हो गया है, कोल, फर्टिलाइजर, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो चल रही हैं। बट मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि इस दौरान अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से तो जो हमारा फ्रेट ऑपरेशन है, फ्रेट की लोडिंग है वो करीब 70% है और पैसेंजर की अर्निंग पिछले महीनों में नहीं हुई है, अब धीरे धीरे पिकअप हो रही है। एक ये पूरे विश्व के लिए कठिन स्थिति है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे जो अपने पैसेंजर सर्विसेज हैं उसको रिस्टोर करें, धीरे धीरे हम नॉर्मलसी की तरफ जाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने ये जो 200 ट्रेनें अनाउंस की हैं वो हमने पैटर्न देख के पूरा एनालाइज करके अनाउंस की जहां पे हमको लगा कि ज्यादा यात्री जर्नी करना चाहेंगे। और उसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो इन ट्रेनों में रिजर्वेशंस हो रही हैं उसको हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि करीब 17 लाख पैसेंजर टिकट बुक कर चुके हैं और ओवरऑल जो हमारी ट्रेनों में बर्थ की क्षमता है उसमें से केवल 30% बर्थ बुक हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें 100% या 90 से ऊपर बुकिंग हो गई है। हम उसका पूरा आकलन कर रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे और जहां भी हमको लगेगा वहां पे हम और धीरे धीरे ट्रेनें इंट्रोड्यूस करेंगे। जो प्रवासी श्रमिक भाई और बहन हैं उनको मैं ये पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारतीय रेल कम से कम समय में उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। और जैसे मैंने कहा कि आज तक हमने 35 लाख जो सूचीबद्ध हमारे यात्री थे जिन्होंने इंटर स्टेट ट्रेवल किया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, और विद इन स्टेट भी करीब 10 लाख यात्री ट्रेवल कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में हमने 10 दिन के लिए एक रिक्वायरमेंट वर्कआउट कर रखी है, जैसा मैंने बताया 2600 ट्रेनों का करीब 36 लाख यात्रियों का एक आंकड़ा हमने वर्कआउट किया हुआ है जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से हमको रिक्वायरमेंट मिली है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है ये तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी जरूरत है। ये देखिए साइक्लोन एक आई, एक नेचुरल कैलामिटी है, एक ये आपदा है और चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल ने मुझे पत्र लिखा है कि साइक्लोन की वजह से कुछ रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है और बहुत जल्दी ही वो हमको बताएंगे कि कब से वो वेस्ट बंगाल के लिए ट्रेनें लेना चाहेंगे। हमारी पूरी तैयारी है, जब भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपनी क्लियरेंस देगी हम तुरंत वेस्ट बंगाल ट्रेन भेजेंगे। रेलवे कमाई करने की नहीं सोच रही है वेटिंग लिस्ट के बहाने, हमारा पूरा प्रयास है। वेटिंग लिस्ट हमने इसलिए दिया कि जब हमने शुरू में कुछ एक्सपीरियंस किया कि जिसमें ट्रेनें रिजर्व किया लोगों ने और चलने के कुछ देर पहले रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था, तो ये हमने सोचा कि अगर ये वेटिंग लिस्ट रहेगी तो जो यात्री जाना चाहते हैं उनको ये सीट मिल जाएगी। तो बिल्कुल हमने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये वेटिंग लिस्ट की बात की है। अगले 10 दिनों में जो हमें रिक्वायरमेंट वर्कआउट की है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जो इस समय सिस्टम है कि स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज वो रिक्वेस्ट रजिस्टर कर रही हैं और जो भी उनके पास रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से हमने ट्रेनें प्लान कर रखी हैं और प्रतिदिन उनके यहाँ नए नए रजिस्ट्रेशंस आ रहे हैं और एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और हम लोग डेली बेसिस पे भारतीय रेल सभी राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रही है और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती जाएगी भारतीय रेल ट्रेनों की व्यवस्था करेगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा, फिर से दोहराना चाहूंगा, जब तक जरूरत रहेगी श्रमिक भाइयों की गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए तब तक भारतीय रेल राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करके और कम से कम समय में उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। एक प्रोटोकॉल बना हुआ है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी इशू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से भी कंसल्ट किया गया है और एक ये पूरा प्रोटोकॉल है जिसमें कि यात्रा शुरू करने से पहले उनकी जांच होती है और जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं वही लोग ट्रेवल करते हैं, उनको फेस मास्क लगा के जाना है और जब वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच रहे हैं तो लोकल कंडीशंस के हिसाब से जो प्रदेश की सरकारें हैं वो अपना उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, वो उनकी जांच कर रहे हैं, जहां पे जरूरत हो रही है उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेज रहे हैं। तो एक ये जो पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है, मैं समझता हूं कि इस प्रोसेस की वजह से ये जो जर्नी हो रही है इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरा, सर्विस के बारे में वो इस समय एक बड़ी कठिन परिस्थिति चल रही है। भारतीय रेल हमेशा से जब भी कोई तकलीफ आती है, जब भी कोई समस्या आती है तो और भी अच्छा परफॉर्म करती है। ये हमेशा भारतीय रेल के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको मैं बधाई देना चाहूंगा
एक ये भारतीय रेल की जो वर्क कैपेसिटी है उसमें जब भी कोई संकट आता है, जैसे हमारे यहाँ कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो और कुछ भी आपदा आ जाए तो उसमें भारतीय रेल की क्षमता और बढ़ जाती है। वही इस कोविड के समय में देखने को मिल रहा है कि भारतीय रेल के जो कर्मचारी हैं उन्होंने दृढ़ निश्चय करके पूरे मन लगा के इस कोविड के समय में काम किया है। हमने नॉर्मल फेयर रखा है, कोई भी फेयर नहीं बढ़ाया गया है। लॉकडाउन से पहले जो फेयर था बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फेयर है। जहां तक कंसेशन की बात है, जो लॉकडाउन से पहले कंसेशन था बिल्कुल वही कंसेशन रखा गया है। लॉकडाउन से पहले कुछ कंसेशन इसलिए खत्म किए गए थे, स्पेशली सीनियर सिटीजन के। हम ये चाहते हैं कि जो एसेंशियल ट्रेवल हो वही लोग करें। एक ये संकट की घड़ी है, इस संकट की घड़ी में लॉकडाउन से पहले जो निर्णय लिया गया था बस उसी को कंटिन्यू किया है, कोई भी नया निर्णय नहीं लिया है। 1 मई से श्रमिक स्पेशल शुरू हुआ था और सारे राज्य सरकारों के साथ सहमति बना के चल रहे हैं। और जैसा कि आपने आंकड़ों में देखा कि यूपी और बिहार इसमें सबसे ज्यादा ट्रेनें गई हैं। और अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड 4 स्टेट में सबसे ज्यादा ट्रेनें गई हैं और उसके बाद से जो है बाकी जो स्टेट उसमें हैं। जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, वेस्ट बंगाल में कम ट्रेनें गई हैं, ये सही बात है। और इस समय ये साइक्लोन आ गया जिसकी वजह से ट्रेनों को रोकना पड़ा। उन्होंने 105 ट्रेनों की अनुमति हमको दी हुई है, लेकिन जो उन्होंने अनुमति दी थी उसमें एक समय सीमा निर्धारित करके दी हुई है और 15 जून तक एक 2 ट्रेन करके उन्होंने समय सीमा दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये साइक्लोन का जो आफ्टर इफेक्ट है ये ठीक हो जाएगा, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हमको ट्रेन लाने की अनुमति देगी और हम वहां पे ट्रेन ले जा पाएंगे। 200 ट्रेन हमने अनाउंस की है और बुकिंग जो हो रही है उसको हम डेली मॉनिटर कर रहे हैं। और आज के दिन में मैं आपको अगर बताऊं, टोटल जो बुकिंग हुई है केवल 30% हुई है। और 200 में से अगर मैं आपको बताऊं तो करीब 190 ट्रेन में अभी भी बुकिंग अवेलेबल है। केवल 10 ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें कि बुकिंग भर गई हैं। उन ट्रेनों का जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और जिस रूट पे ज्यादा डिमांड है उस पे हम और ट्रेनें चलाने के लिए आगे आने वाले दिनों में उस पर निर्णय लेंगे। यूपी और बिहार ये 2 स्टेट मिला के 80% ट्रेन चली हैं और इस नेटवर्क पे कंजेशन है। जब भी किसी रोड पे ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उस रोड पे ट्रैफिक पे धीरे धीरे चलने से अच्छा होता है कि अगर कोई थोड़ा सा लंबा रूट भी है और उस पे आप तेजी से चल के पहुंच जाएं। सो इस पे ये जो ट्रेन ऑपरेशन का एक हम लोगों का प्रोटोकॉल होता है, 24 घंटे हमारे कंट्रोल चल रहे हैं, उसमें सीनियर अधिकारी बैठे हुए हैं और हर ट्रेन के बारे में निर्णय ले रहे हैं। कुछ ट्रेन को हमने डाइवर्ट किया दूसरे रूट से और उसकी पूरी टाइमिंग देखते हुए कि अगर इसी रूट पे हम सारी ट्रेनें चलाते रहें तो कोई भी ट्रेन नहीं पहुंच पाएगी। उसके बदले में ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी रहेगा कि कुछ ट्रेनों को हम ऐसे रूट पे डालें जहां पे की ट्रेनें कम हैं। और ये प्रोटोकॉल हमारा एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। हम नॉर्मल टाइम में भी इसको फॉलो करते हैं कि जब भी किसी रूट में कुछ ज्यादा कंजेशन हो जाए तो हम उसको दूसरे रूट से ले जाते हैं। तो एक ये बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में जो हम ट्रेन चला रहे हैं, एक ही जगह यूपी और बिहार में एक ही रूट पे ट्रेनें जा रही हैं, वो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस समय हम हर स्टेशन पे, किसी भी स्टेशन पे यात्री को नहीं उतार सकते हैं। हम यात्री को उसी स्टेशन पे उतार सकते हैं जो पहले से आइडेंटिफाइड है और जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स पहले से स्क्रीनिंग करने के लिए और सारी व्यवस्था लेके हैं। हम कांस्टेंट स्टेट गवर्नमेंट के टच में हैं। स्टेशंस की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं और जो उनको फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है उसमें जो समय लग रहा है उसको कंटिन्यूअसली कम करते जा रहे हैं। और इन सब चीजों को ध्यान में रख के जिस तरह से भारतीय रेल ने कल जो एक ये समस्या आई थी कंजेशन का, उसको जिस तरह से वो टैकल किया उससे काफी फायदा हुआ और सारी ट्रेनें अपनी गति से चल रही हैं। थोड़ा लंबा रूट जरूर है लेकिन पहले पहुंचेंगी अगर इसी रूट पे हम चलाते उसके कंपेरिजन में। 45 से 50 लाख तक के पैसेंजर जो हैं वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए हैं। 25 मई से एयरलाइन सर्विस भी रेस्टोर हो रही है, आपकी सर्विस भी बढ़ रही है और यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी पैसेंजर्स हैं जिनको जो सर्विस चाहिए वो अपने डेस्टिनेशन पे एट द अर्लीस्ट एंड सिचुएशन भी नॉर्मलाइज हो जाएगी। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे गृह और रेल मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा प्रेस ब्रीफिंग।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com। ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर MK सेन से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर सेन, सबसे पहले अगर आज की चर्चा शुरू करें तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उसमें एक है मास्क पहनना। आप घर से बाहर कहीं भी जाएं तो मास्क पहने, और जैसा कि प्रधानमंत्री से लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, लंबे समय तक हमें इसके साथ जीना होगा। तो कहीं ना कहीं एक मास्क कल्चर भी भारत सहित पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। मास्क पहनने का सही तरीका क्या है? मास्क पहनने के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि हम बहुत जगहों पर देखते हैं कि लोग मास्क पहन लेते हैं, हाथ से उसे ऊपर नीचे एडजस्ट करते रहते हैं, वो कितना सही है और सही तरीका क्या है? मास्क का पहनना अति आवश्यक है। जैसे आपने अभी बताया कि सारे दिशा निर्देशों में बतलाया जाता है कि मास्क का व्यवहार करें। कई प्रकार के मास्क आते हैं। जो मास्क आमतौर पर व्यवहार करने के लिए बतलाया जाता है वो एक साधारण कपड़े का एक मास्क भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी किसी ऐसे परिवेश में जाएं जहां अस्पताल में या कहीं और जाएं तो फिर वहां पे उचित होगा कि कोई सर्जिकल ट्रिपल लेयर मास्क जो आती है बाजार में खरीदने को, वो भी पहन सकते हैं। डिस्पोजेबल मास्क जो एक टाइम व्यवहार करने के बाद उसको फेंक देना होता है। जो कपड़े का मास्क है, पहले मैं बता दूं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो घर पे भी बना सकते हैं और बाजार में भी बहुत आसानी से उपलब्ध है। घर से बाहर निकलने से पहले मास्क का प्रयोग अवश्य करें, उसको अच्छी तरह लगा लें। आपका नाक और मुंह दोनों ढका हुआ होना आवश्यक है। इससे आपको सांस लेने में कोई असुविधा नहीं होगी और बातचीत करने में भी दूसरे व्यक्ति भी आपको सुन सकेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जान लेना कि मास्क एक बार आपने लगा लिया तो कभी भी उसको ऐसी स्थिति में ना छोड़ें जहां पे नाक या मुंह आपका ढका ना हो। क्योंकि देखिए, मास्क पहनने का मकसद हमारा ये है कि एक तो रेस्पिरेटरी एटिकेट, यदि व्यक्ति विशेष जो मास्क पहन रहा है वो खांसता है या छींकता है तो उससे दूसरों को कोई परेशानी नहीं हो। बाहर से जो कीटाणु आपके आसपास हैं या कोई भी पार्टिकल्स हैं वो अंदर ना जा पाए। तो मास्क पहनने के वक्त ये ध्यान रखें कि अगर वो इलास्टिक बैंड से मास्क पहनना है तो फिर कान के पीछे से पहन सकते हैं। कुछ ऐसे होती हैं पट्टियां कि आप पीछे लेकर के उसको बांध सकते हैं। अगर कुछ भी ना है तो कोई बंडाना या कोई साफ सुथरा कपड़ा आप इस तरीके से ओढ़ लें जिसे आपका नाक और मुंह ढका रहे, और कभी भी बाहर रहते वक्त उसको नाक या मुंह से उतारे मत। ये अक्सर देखा जाता है कि बातचीत करते वक्त या बीच में कैजुअली मास्क को उतार लिया जाता है और उसको एक जस्ट फॉर्मेलिटी की तरह लटकाया जाता है। ये पहनना और ना पहनना बराबर है। और घर पे आने के बाद उसको अच्छी तरह से धो लें, धूप में सुखा लें और अगली बार निकलने से पहले साफ सुथरे मास्क का व्यवहार करें। अगर मास्क बीच में गीला हो जाता है तो फिर उसको उतार के दूसरा मास्क पहनते हैं। डॉक्टर सेन, बहुत सारे श्रोताओं के मन में सवाल है, जैसे लॉकडाउन में रियायत मिली है और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उनको बताया है कि बाहर से जब सामान लाएं तो क्या सावधानी बरतें, जब कार्यालय जाएं तो क्या सावधानी बरतें। एक सवाल यह है कि बहुत सारे घर में जो आया होती हैं, जो काम करने वाली होती हैं, उनको लोगों ने आना बंद कर दिया जब लॉकडाउन हुआ। अब लोगों के मन में सवाल है कि अगर उनको बुलाते हैं तो क्या प्रिकॉशन बरतें, उनको क्या दिशा निर्देश दें ताकि बाहर से घर पे आ रही हैं तो संक्रमण न फैले। ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। लॉकडाउन जब पार्शियली लिफ्ट अप हो गया है, पार्ट टाइम कर्मचारी जो घर में आते हैं और घर में कामकाज करके फिर वापस अपने घरों में चले जाते हैं, इनके लिए भी एक साफ तौर पे हिदायत ये है कि सबसे पहले तो उनको फोन पे ये बतला दें या कहीं कि जब भी आना है ये अवश्य देखें कि उन्हें या उनके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसे खांसी, बलगम, बुखार या ऐसी कोई समस्या हो। अगर ऐसा हो तो फोन पे बतला दें कि उस दिन वो नहीं आएंगे। दूसरी बात, निकलने से पहले वो अपना बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा पहन करके निकलें। आने के बाद बाहर के जूते बाहर निकालें और हाथ और अपने पैर अच्छी तरह से धो लें। मास्क का उपयोग तो अवश्य करें। डॉक्टर सेन, जैसा कि दिल्ली सहित कई राज्यों में सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं भी शुरू हो रही हैं, भारतीय रेलवे भी 1 जून से 200 ट्रेनें संचालित कर रही है। 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो रही हैं। ऐसे में जो लोग किसी भी तरीके से यात्रा करने की सोच रहे हैं, चाहे बस से, चाहे ट्रेन से या उड़ान से, स्वास्थ्य विशेषज्ञ की ओर से उन यात्रियों के लिए आप क्या सावधानी बरतने के लिए कहेंगे?
सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम पे जाए, चाहे वो शहर के अंदर हो, दफ्तर में या दुकान पे या कहीं पे भी, या फिर वो कहीं दूरगामी यात्रा का प्लान कर रहा हो, तो उसमें वो ये जरूर देख लें कि खुद बीमार ना हो, यात्रा के दौरान बीमार ना हो। यदि लास्ट मोमेंट में ये नजर आए कि कोई भी किस्म का बुखार या खांसी, बलगम या कुछ ऐसी बीमारी होगी यात्रा में अड़चन पैदा कर सकती है, तो यात्रा को रद्द कर दें। दूसरी बात, यात्रा करते वक्त जो रेल सेवाएं हैं उसमें रेल बोर्ड करने से पहले या बस बोर्ड करने से पहले ये तो साफ तौर पे लिखा जाता है, बताया भी जाता है कि यात्री कुछ संख्या के अधिक नहीं चढ़ पाएंगे तो दूसरे बस का वेट करें। और रेल यात्रा में भी ऐसे ही है कि सीमित संख्या में वो यात्रा करेंगे, सीट छोड़ के बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात, इतने दिन हमने लॉकडाउन में क्या सीखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग, ये 3 हमारे जीवन का अंग बन चुकी है। ये रिफ्लेक्स एक्शन की तरह हम इसका पालन करेंगे। डॉक्टर सेन, वैक्सीन पर दुनिया भर में काम चल रहा है, इनिशियल स्टेज पे हैं, कहीं ह्यूमन ट्रायल हो रहे हैं, कहीं जानवरों पर ट्रायल हो रहे हैं। कई बार अखबार में आता है कि इटली ने घोषणा कर दी कि उनके यहाँ वैक्सीन बन गया, अमेरिका ने कह दिया वैक्सीन बन गया। इसके क्या मायने हैं? श्रोताओं को लगता है या देशवासियों को लगता है कि अब बहुत जल्द बाजार में वैक्सीन आ जाएगी? कई देशों में साइमल्टेनियसली एक ही साथ वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है और हमारे देश में भी चल रहा है। तो वैक्सीन डेवलपमेंट के जितने भी स्तर हैं, कोई फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में है, और जब भी कोई भी ब्रेक थ्रू किसी भी स्टेज में होती है तो ये घोषणा कर दी जाती है साधारणतः कि वैक्सीन में इस स्टेज तक हम पहुंच गए हैं। आपने सुना होगा कि विलायत में भी इसका एक हुआ था ऑक्सफोर्ड के अंदर, और उसमें फिर सबसे पहले हमारे देश में भी उस कार्यक्रम में भाग लेना शुरू कर दिया है। हमारे देश में भी अपने निजी तौर पे भी कुछ लैब्स उन्होंने अपना वैक्सीन के उसमें काम करना शुरू कर दिया है और काफी हद तक सक्सेस भी मिला है। अमेरिका में या इटली में या कई और अन्य देशों में भी वैक्सीन के क्षेत्र में कुछ सफलताएं प्राप्त हो चुकी हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि फाइनल फेज तक कोई भी वैक्सीन अभी तक आ पाया है। ये जब भी आएगा तो ये एक गेम चेंजर होगा। तो अभी तक ये वैक्सीन इस स्टेज पे नहीं आ पाया है कि मास स्केल पे किसी को इसे लगाया जाए। इस टीकाकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा इस बीमारी के साथ लड़ने में। डॉक्टर सेन, एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज हैं उससे कोरोना कैसे फैलता है? देखिए, ऐसा है कि कोरोना का संक्रमण सांस द्वारा होती है, ये जान लेना सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी और तरीके से नहीं, ज्यादातर सांस से ही ये संक्रमण होता है। जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो खांसने या छींकने से उनके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स, जिसको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, वो पैदा होते हैं। और ड्रॉपलेट्स हवा में ज्यादा दूर तक तैर नहीं पाते, वो लगभग 1 मीटर के दायरे में ही वो इतने भारी होते हैं कि तैरना बंद कर देते हैं और वो गिर जाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति से अगर आप बातचीत करें तो आप कम से कम 1 मीटर का फासला या 2 गज फासला, जैसे बताया जाता है, ये मेंटेन करें। कोई व्यक्ति ना छींक हो, ना बुखार हो, ना खांसी हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। या फिर किसी व्यक्ति को अभी संक्रमण हो गया है लेकिन उसे सिम्टम नहीं आए हैं, उस पीरियड में भी व्यक्ति कोई सिम्टम नहीं है, उसको हम प्री सिम्टोमेटिक कहते हैं। तो ऐसे दो जो ये क्लासेस हैं, प्री सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक व्यक्ति, इनके सांस द्वारा भी ये सारे ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं। न केवल छींकने खांसने से, लेकिन लंबी जम्हाई लें या सांस लें, उसके साथ भी ये ड्रॉपलेट्स आते हैं। अपने आप को सावधानी ये बरतें कि हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति हो, किसी के साथ बातचीत करें तो हम 1 मीटर का फासला अवश्य मेंटेन करें। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति बाहर जाए तो बाहर एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति कोई है, मास्क का प्रयोग अवश्य करें। अगर कोई ऐसी चीज हो जैसे स्विच बोर्ड है या दरवाजे का हैंडल है जो किसी एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति ने पकड़ा हो और जिसमें कीटाणु वहां पे चिपके हुए हो और हमने बाद में जाकर के उसी डोर हैंडल को या स्विच को या फिर लिफ्ट के बटन को दबाया, तो हमें भी होने की संभावना है। तो हम ये जरूर देखें कि जब भी हम ऐसी कोई चीज पकड़ते हैं जो कॉमन यूजेज में है तो हम हाथ धोएं। तो ये 3 जो बेसिक टूल्स हमारे पास जो है, ये ब्रह्मास्त्र हैं। हाथ धोना, मास्क पहनना और 1 मीटर की दूरी का हमें मेंटेन करना। डॉक्टर सेन, अब जब लॉकडाउन में रियायत मिल रही है तो बहुत सारे मरीज डॉक्टरों से मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं, ओपीडी में भी जाने की सोच रहे हैं, और जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे इस समय? लॉकडाउन के दौरान ही ओपीडी हमारी खुली हुई थी और अभी भी खुली हुई है, और जो नॉन कोविड सेक्शंस हैं वो सारे सेक्टर्स हैं, जितने भी कोविड के अलावा जो भी, किसी को दिल की बीमारी है, किसी को बाल रोग है, किसी को बाकी निदान चिकित्सा है, तो सारी शल्य चिकित्सा है, सारी ओपीडी हमारे खुले हुए हैं और ओपीडी सवेरे लगती है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है।
डॉक्टर सेन, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. सेन से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।